बेसिक वाला नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 6 की एनसीईआरटी की सामाजिक विज्ञान की किताब पर पाठ 1 पर चर्चा करेंगे। यह ऑडियो पॉडकास्ट विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो दुनिया इतनी बड़ी है, हम ये कैसे जानते हैं कि कोई जगह मतलब ठीक कहाँ पर है या वहाँ क्या समय हुआ है? चलिए आज इसी पहेली को सुलझाने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल। ये सुनने में तो बड़ा सीधा सा सवाल लगता है, पर इसके पीछे ना पूरा एक विज्ञान और इतिहास है। मतलब ये समझना बहुत जरूरी है कि हम पृथ्वी पर अपनी और दूसरों की स्थिति कैसे पता लगाते हैं। हम्म। और जैसा एनसीईआरटी की किताब में बताया गया है, मानचित्र और ग्लोब ये इसमें हमारे सबसे बड़े सहायक हैं। हाँ, मानचित्र तो हम सबने देखे हैं, स्कूल में या कहीं जाते हुए। ये किसी जगह का एक तरह से नज़ारा है, जैसे हम उसे ऊपर से देख रहे हों। हाँ, एक हवाई नज़ारा कह सकते हैं। किताब में भी एक चित्र है जो स्कूल का नक्शा दिखाता है। ये हमें रास्ता ढूंढने में तो मतलब कमाल की मदद करते हैं। और कमाल की बात यह है कि इतनी सारी जानकारी आप सोचिए एक छोटे से कागज पर कैसे आ जाती है। सही बात है। इसके लिए 3 मुख्य चीजें जरूरी हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी दिखाने के लिए होता है पैमाना, पैमाना। जैसे स्केल। हाँ बिल्कुल, जैसे नक्शे पर लिखा हो सकता है कि 1 सेंटीमीटर असल में मान लीजिए 500 मीटर के बराबर है। इससे क्या होता है कि पूरी पृथ्वी या उसका बहुत बड़ा हिस्सा भी कागज पर समा जाता है। अच्छा, और दिशाएं? वो तो पता है, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। हाँ, वो तो आधार है। लेकिन फिर आते हैं प्रतीक चिन्ह। हाँ, वो छोटे छोटे निशान, मुझे वो हमेशा थोड़े क्या कहते हैं मुश्किल लगते थे समझने में। हाँ, उन्हें रूढ़ चिन्ह भी कहते हैं। ये इमारतें, सड़कें, पुल, पेड़, रेलवे लाइन, ऐसी चीजों के लिए तय निशान होते हैं। अच्छा, ये मतलब स्टैंडर्ड होते हैं। बिल्कुल। इनका फायदा यह है कि कम जगह में बहुत सारी जानकारी आ जाती है, और क्योंकि ये मानक होते हैं तो कोई भी इन्हें समझ सकता है। भारत में भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये तय करता है कि कौन से निशान इस्तेमाल होंगे। लेकिन नक्शे में एक दिक्कत तो है, पृथ्वी तो गोल है, मतलब पूरी तरह गोल नहीं, ध्रुवों पर थोड़ी चपटी है। हाँ, संतरे जैसी। हाँ, और गोल चीज को एकदम सपाट कागज पर बिना बिगाड़े दिखाना तो नामुमकिन सा लगता है। किताब में वो संतरे के छिलके वाला उदाहरण दिया है, वो बड़ा सही है। सही कहा। यहीं पर ग्लोब काम आता है। ग्लोब क्या है? वो पृथ्वी का 3D मॉडल है, बिल्कुल वैसा ही गोल। तो वो ज्यादा सही दिखाता है। हाँ, चूंकि वो गोल है तो महाद्वीपों, महासागरों का आकार और दूरी ये सब ग्लोब पर ज्यादा सटीक होता है, बिना उस खिंचाव या तोड़मरोड़ के जो समतल नक्शे पर आ जाता है। अच्छा, तो ठीक है, ग्लोब बेहतर है दिखाने के लिए, पर किसी जगह की एकदम पक्की लोकेशन कैसे बताएं? किताब में अक्षांश और देशांतर की बात की गई है, ये क्या चीज है? हाँ, ये बहुत जरूरी है। सोचिए कि हमने पूरी पृथ्वी पर एक काल्पनिक जाल बिछा दिया है, लाइनों का। जाल? हाँ, एक ग्रिड। इसमें जो रेखाएं पूरब से पश्चिम जाती हैं, भूमध्य रेखा के समानांतर, उन्हें कहते हैं अक्षांश रेखाएं या पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड। भूमध्य रेखा मतलब जो बीचों बीच है, 0 डिग्री वाली? बिल्कुल, भूमध्य रेखा 0 डिग्री अक्षांश है। ये रेखाएं बताती हैं कि कोई जगह भूमध्य रेखा से उत्तर में है या दक्षिण में है और कितनी दूर है। जैसे जैसे हम ध्रुवों की तरफ जाते हैं, 90 डिग्री उत्तर या 90 डिग्री दक्षिण पर, ये वृत्त छोटे होते जाते हैं। और इनका जलवायु से भी कुछ लेना देना है? हाँ बिल्कुल, भूमध्य रेखा के पास के इलाकों में आमतौर पर ज्यादा गर्मी होती है और ध्रुवों के पास ठंड, तो अक्षांश से जलवायु का अंदाजा लगता है। ठीक है, ये तो हुई उत्तर दक्षिण की दूरी। पूरब पश्चिम कैसे पता चलेगा? उसके लिए हैं देशांतर रेखाएं या मेरिडियंस ऑफ लॉन्गिट्यूड। ये उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई अर्धवृत्ताकार रेखाएं हैं जो उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाती हैं। अच्छा। इनमें से एक रेखा को मुख्य माना गया है, प्रमुख याम्योत्तर, प्राइम मेरिडियन। ये लंदन के पास ग्रीनविच नाम की जगह से गुजरती है और इसे 0 डिग्री देशांतर माना गया है। तो बाकी रेखाएं इससे दूरी बताती हैं, पूरब या पश्चिम में? एकदम सही। बाकी देशांतर रेखाएं बताती हैं कि कोई जगह ग्रीनविच से पूरब में कितनी दूर है या पश्चिम में कितनी दूर है। तो जब हम किसी जगह का अक्षांश और देशांतर दोनों बताते हैं, जैसे दिल्ली का लगभग 29 डिग्री उत्तर अक्षांश और 77 डिग्री पूर्व देशांतर, तो उसकी एकदम सटीक लोकेशन पता चल जाती है, जैसे मैप पर कोई पॉइंट हो। किताब में एक दिलचस्प बात लिखी है कि पुराने जमाने में भारत में उज्जैन से गुजरने वाली रेखा को प्रमुख याम्योत्तर माना जाता था। हाँ, ये सच है। उज्जैन सदियों तक भारत में खगोल विज्ञान और समय की गणना का एक बहुत महत्वपूर्ण केंद्र रहा है। ये दिखाता है कि स्थान और समय को समझने की ये कोशिशें बहुत पुरानी हैं।
और समय की बात निकली है तो ये देशांतर का समय से क्या कनेक्शन है? हाँ, कनेक्शन बहुत गहरा है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है ना? एक चक्कर पूरा करने में लगते हैं 24 घंटे। हाँ, 360 डिग्रीज। बिल्कुल। तो 24 घंटे में 360 डिग्री, यानी 1 घंटे में पृथ्वी 15 डिग्री देशांतर घूम जाती है। अच्छा। तो जैसे जैसे पृथ्वी घूमती है, अलग अलग देशांतर सूरज के सामने आते जाते हैं। इसीलिए हर देशांतर का अपना एक स्थानीय समय होता है। ग्रीनविच से पूरब की तरफ जाएं तो समय आगे बढ़ता जाता है, और पश्चिम की तरफ जाएं तो पीछे। अरे वाह! तो मतलब जो किताब में उदाहरण दिया है उसके हिसाब से गुजरात के पोरबंदर और असम के तिनसुकिया, उनके लोकल टाइम में लगभग 2 घंटे का फर्क हो सकता है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि उनके बीच लगभग 30 डिग्री देशांतर का अंतर है, 15 डिग्री प्रति घंटा। बाप रे, 2 घंटे! अब सोचिए, अगर एक ही देश में हर शहर का अपना अलग अलग टाइम हो तो कितनी गड़बड़ हो सकती है। ट्रेन का टाइम, ऑफिस का टाइम, टीवी प्रोग्राम, सब कुछ। हाँ, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। इसी मुश्किल से बचने के लिए मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम का कॉन्सेप्ट आया। अच्छा, तो ये है भारतीय मानक समय IST का कारण। सही पकड़ें। ज्यादातर देश क्या करते हैं, अपने देश के बीच से गुजरने वाली किसी एक देशांतर रेखा के समय को ही पूरे देश का मानक समय मान लेते हैं। भारत ने 82.5 अंश पूर्व देशांतर के समय को अपना मानक समय चुना है। 82.5 अंश पूर्व। हाँ, और ये समय ग्रीनविच मीन टाइम GMT से 5.5 घंटे आगे है। इसीलिए हम लिखते हैं IST = GMT + 5.5। और पूरी दुनिया के लिए भी ऐसे ही समय क्षेत्र मतलब टाइम जोन्स बने हैं। बिल्कुल, पूरी दुनिया को लगभग 15-15 डिग्री देशांतर के हिसाब से 24 समय क्षेत्रों में बांट दिया गया है। हालांकि ये रेखाएं एकदम सीधी नहीं होती। क्यों? देशों की सीमाओं का ध्यान रखा जाता है ताकि एक ही देश या राज्य में 2 अलग-अलग टाइम जोन ना पड़ जाएं, जिससे असुविधा हो। इसीलिए टाइम जोन की लाइनें थोड़ी टेढ़ी-मेढ़ी दिखती हैं नक्शे पर। रूस जैसे बहुत बड़े देशों में तो कई टाइम जोन होते होंगे। शायद 11 हैं वहाँ। 11? और एक चीज और रह गई, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, ये क्या है? हाँ, ये भी देशांतर से जुड़ी है। ये लगभग 180 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित है, मतलब ग्रीनविच के ठीक दूसरी तरफ पृथ्वी पर। इसका क्या काम है? इसे पार करने पर तारीख बदल जाती है। क्या तारीख बदल जाती है? हाँ, अगर आप पूरब की तरफ यानी अमेरिका की तरफ जाते हुए इसे पार करें तो आपको एक दिन पीछे जाना पड़ता है, और अगर पश्चिम की तरफ यानी एशिया, ऑस्ट्रेलिया की तरफ जाते हुए पार करें तो एक दिन आगे बढ़ जाता है। अजीब है। और ये भी सीधी नहीं है क्या? नहीं, ये भी टेढ़ी-मेढ़ी है। इसका कारण वही है ताकि ये किसी जमीन के हिस्से या द्वीप समूह को बीच से न काटे, वरना सोचिए एक ही द्वीप पर रहने वाले लोगों के लिए 2 अलग-अलग तारीखें हो जाती। कमाल है। तो संक्षेप में हमने समझा कि नक्शे और ग्लोब हमें दुनिया दिखाते हैं, अक्षांश देशांतर से जगह का पता चलता है और देशांतर की मदद से ही समय तय होता है, और इसी से मानक समय और अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा जैसी व्यवस्थाएं बनी हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ कागज पर खींची हुई या ग्लोब पर बनी काल्पनिक रेखाएं नहीं हैं। ये असल में वो तरीके हैं जिनसे इंसानों ने इस विशाल पृथ्वी को समझने, उसमें अपनी जगह जानने और एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाने के रास्ते खोजे हैं। नेविगेशन से लेकर आज के ग्लोबल कम्युनिकेशन तक हर चीज के लिए बुनियादी तौर पर जरूरी है। ये सब सोचने पे एक ख्याल आ रहा है, भविष्य में अगर इंसान मंगल ग्रह पर या कहीं और बस्तियां बसाता है तो वहां लोकेशन और टाइम कैसे तय होगा? क्या वहां भी कोई मंगल मानक समय या प्रमुख मंगल याम्योतर जैसी चीज बनानी पड़ेगी? ये वाकई सोचने वाली बात है। शायद तब हमें नए सिरे से ये सब तय करना पड़े।